हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो है यूज जो होता है वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है। इसके सापेक्ष किसी धनात्मक इलेक्ट्रोड या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है या पूछेगा। तो एक डायग्राम हम लोग इसमें पहले बनाते हैं। यह जो है सर, ये हाइड्रोजन गैस है जो इधर से हम लोग डालते हैं। यह प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है जो कोटेड रहता है, मतलब ढका रहता है प्लेटिनम ब्लैक से, या कोटेड रहता है। इसके अंदर जो है 1 मोलर HCl डाला रहता है। इसके अंदर 1 मोलर HCl डाला रहता है। अब इसके बाद इस इलेक्ट्रोड में जब यह हाइड्रोजन गैस को डाला जाता है तब इसके प्रभाव को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इससे यह इलेक्ट्रोड है, इससे होकर के क्या होगा, यह प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, यही किसी के सापेक्ष पॉजिटिव या निगेटिव होगा। तो हम लोग इसमें लिखें कि इसमें एक प्लेटिनम तार, यह जो है आपका प्लेटिनम वायर है, प्लेटिनम तार है, प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम का तार है, प्लेटिनम वायर है। तो इसमें क्या होता है, कहता है कि इसमें एक प्लेटिनम का तार कांच की एक नली में, क्या कहता है इसमें कि इसमें एक प्लेटिनम तार, इसमें एक प्लेटिनम तार, इसमें एक प्लेटिनम तार कांच की नली में, कांच की नली, या जो देख रहे हैं यह नली या कांच की होता है, कांच की नली में बंद, कांच की नली में बंद होता है, कांच की नली में बंद होता है, तथा कांच की नली में बंद होता है तथा इससे प्लेटिनम को हम लोग शॉर्ट में PT से लिखते हैं। कहता है कि इसमें प्लेटिनम जो है का पत्तर जुड़ा होता है, यह जो पत्तर है यह प्लेटिनम का इसमें, तथा इससे प्लेटिनम का पत्तर जुड़ा रहता है जो प्लेटिनम ब्लैक से अस्तरित रहता है, जो प्लेटिनम ब्लैक से अस्तरित रहता है, मतलब कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक से यह क्या रहता है, ढका रहता है। फिर कहता है यह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। यह
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। फिर कहता है कि इसमें H प्लस आयन युक्त, इसमें H प्लस आयन युक्त 1m HCl, देखिए यहाँ 1m क्या है हमारा HCl बिलियन में, इसमें H प्लस आयन युक्त 1m HCl बिलियन में डुबोते हैं, या लिखिए इसे, लिखिए इसे H प्लस आयन युक्त 1m HCl बिलियन में डुबाया जाता है। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब कार्य है कि यह एक कांच का नली है या प्लेटिनम का तार है, और इससे क्या किया जाता है, यह प्लेटिनम का वायर है, इससे एक प्लेटिनम पत्थर लगा रहता है जो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड रहता है, मतलब स्तरित रहता है, ढका हुआ रहता है, और यह 1 मोलर HCl बिलियन में डूबा रहता है। अब क्या होगा सर, इससे जो है हाइड्रोजन गैस को क्या करवाया जाएगा, इस कांच की नली से पास करवाया जाएगा, तब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको 0 मान लिया जाता है। जब 0 माना जाता है तो उसी को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो कहता है शुद्ध H2 गैस को, शुद्ध H2 गैस को, शुद्ध H2 गैस को, शुद्ध H2 गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, यहां सर 1 atm जो है दाब होगा, वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, इसको शॉर्ट में एटीएम से लिखते हैं। तो कहता है शुद्ध H2 गैस को 1 atm दाब पर कांच की नली में, कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। जब इसको कांच की नली में क्या किया जाएगा, शुद्ध हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि गैस की कुछ मात्रा, गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द्वारा अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब, अवशोषित कर ली जाती है। मतलब प्लेटिनम जो है, या जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसके द्वारा कुछ हाइड्रोजन गैस को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब कहता है कि अब H प्लस आयन के संदर्भ में कुछ रिएक्शंस होता है जो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा कि यह H प्लस आयन के संदर्भ में H प्लस आयन के संदर्भ में क्या होगा सर, कुछ रिएक्शन होगा। यह प्लेटिनम है, अब इससे हाइड्रोजन गैस को क्या किया जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा। तो यह जो हाइड्रोजन गैस है सर, यह H2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और इससे हम लोग H प्लस आयन में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, जो एक्वस हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो जगह तो है नहीं सर, अच्छा हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या हो जाएगा सर,
तो समझ लेंगे इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो हो जाएगा यहाँ 2H प्लस, यह हमारा आयन हो गया और यह एक्वस हो गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ क्या हो गया H2 गैस। ठीक है, यह जो होता है सर यह 1 मोलर है और यह 1 एटीएम पर है। यह हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम पर है और यह 1 मोलर पर है। ठीक है, यहाँ लिखी दिए है 1 मोलर से H प्लस आया है। तो यह इलेक्ट्रोड रिएक्शन है आपका H2। अब कहता है कि इस इलेक्ट्रोड का जो वैल्यू माना जाता है यह 0 माना जाता है, स्टैंडर्ड है 0 माना जाता है, ताकि इसके सापेक्ष किसी को पॉजिटिव या किसी को निगेटिव माना जाएगा। तो हम लोग पास जगह नहीं है तो इसको फटाक से लिखिए, तब हम लोग लिखेंगे कि इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच का विभवांतर 0 माना जाता है। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए सर, तो हम क्या बोले सर, एक बार और समझ लीजिए। इसमें एक बर्तन होता है जिसमें कांच का एक नली लिया जाता है, इसमें एक प्लेटिनम तार कांच की नली में बंद होता है। ये कांच की नली में प्लेटिनम तार है, इससे प्लेटिनम का पत्थर, ये जो पत्थर है प्लेटिनम का पत्थर जुड़ा रहता है और यह पत्थर के ऊपर एक लेप चढ़ा रहता है, इसको प्लेटिनम ब्लैक कहते हैं। लिखे हैं जो प्लेटिनम ब्लैक से स्तरित रहता है। यह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। यह जो पूरा है वह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है। अब कहता है इसे H प्लस आयन युक्त 1 MHCl विलयन में डुबाया जाता है। तो यह विलयन हमारा है HCl का 1 मोलर, इसमें जो है इस इलेक्ट्रोड को डुबा दिया गया। अब कहता है कि इधर से शुद्ध हाइड्रोजन गैस को जब इससे पास कराया जाता है तो यह इलेक्ट्रोड कुछ हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब कहता है इसके बाद इसका कुछ रिएक्शन है जो अवशोषित होने के बाद। अब जो बचा सर यह इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट, बताए थे कि यह इलेक्ट्रोड हो गया और यह विद्युत अपघट्ट, इसके बीच का विभवांतर जो है वह 0 मान लिया जाता है। इसमें बस एक लाइन लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोड तथा विलयन, इलेक्ट्रोड तथा विलयन, इलेक्ट्रोड तथा विलयन के बीच का विभवांतर, के बीच का विभवांतर 0 माना जाता है, 0 माना जाता है। बस इतना ही बात इसमें लिखना था, इसको याद रखना है। इसको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच का जो विभवांतर है, ठीक है, तो इसको जो है 0 मान लिया गया। इसी के सापेक्ष कोई धन आवेशित होगा, कोई ऋण आवेशित होगा। तो फटाक से इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अब हम लोग जो देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे किया जाता है। हेडिंग देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड, या हम लोग सीधे लिखते SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होगा कि मानक इलेक्ट्रोड
मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण कैसे डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित कैसे करते हैं, इसको देखेंगे। अब यही हाइड्रोजन के सापेक्ष या पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसमें कहता एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव, हम लिख देते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी में ही लिख देते हैं सिंगल। सिंगल मतलब होता है सर एकल, ठीक है। तो कहता है एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण SHE, अभी तुरंत पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बताए थे, इसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कोई पॉजिटिव होगा या कोई निगेटिव होगा। तो वही कहता सिंगल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण SHE के सापेक्ष या SHE से कपलिंग, कपलिंग मतलब जोड़कर, से जोड़कर भी लिख देते हैं, किया जाता है। जोड़कर किया जाता है, ठीक है, कि SHE से जोड़कर किया जाता है। कहता जिस अर्ध सेल का विभव निर्धारण, जिस अर्ध सेल का विभव, जिस अर्ध सेल का विभव निर्धारण करना हो यदि वह एनोड है, तो आप पढ़े हैं कि एनोड होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और कैथोड होगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाएगा, आप पढ़े थे LONR2PC, पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि जो लेफ्ट होगा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, निगेटिव होगा। तब कहता है कि यदि वह एनोड है तो वह निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा और उसके ऊपर निगेटिव होगा। और R2PC राइट रिडक्शन पॉजिटिव कैथोड, तो वही बात हम यहाँ लिखते हैं। तो एनोड है तो इलेक्ट्रोड विभव, एनोड है तो इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक, क्योंकि एनोड पढ़े हैं एनोड निगेटिव होता है, ठीक है, विभव ऋणात्मक तथा यदि वह कैथोड है तो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, विभव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। अब कहता है कि सीधा सा समझेंगे कि हाइड्रोजन के सापेक्ष यदि वह एनोड है तो इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक, कैथोड है तो इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब कहता है कि इस इलेक्ट्रोड के बीच के विभवांतर को जो मापा जाता है वह विभव मापी द्वारा मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है, इसको मापा जाता है पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है। समझ लीजिए इस चीज को। कहता है इसमें कि इन इलेक्ट्रोड के बीच
इलेक्ट्रोड के बीच किसके, यह हाइड्रोजन और यह जो हाइड्रोजन के सापेक्ष है, यहां समझ लीजिए इलेक्ट्रोड, यह इलेक्ट्रोड जो है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा, तो यह पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तब इसके बीच कपलिंग कराएंगे तो कहता इन इलेक्ट्रोड के बीच, मतलब इसके और इसके बीच, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कोई धनात्मक इलेक्ट्रोड है या कोई ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है इन इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर विभव मापी, विभव मापी पोटेंशियोमीटर, विभव मापी द्वारा, विभव मापी इन इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर विभव मापी द्वारा तथा बाह्य तथा बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा को, प्रवाहित धारा को, मतलब बाहर से जो इस इलेक्ट्रोड में हम लोग करंट डालेंगे, या जो करंट है तो पहले भी पढ़ चुके हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं, तो लिख देंगे यहां कि बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा को वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखिए ये भी पढ़े हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है, ठीक है, कैथोड से एनोड की ओर होता है। याद कीजिए जब हम लोग पढ़े थे गैल्वेनिक सेल, तो हम लोग बताए थे यहाँ यह एक बर्तन है और इसमें धातु का 2 इलेक्ट्रोड है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन जो है या हमारा लेफ्ट साइड था तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, एनोड हो रहा था वह निगेटिव था, राइट साइड था रिडक्शन हो रहा था, कैथोड था और वह पॉजिटिव था। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा था, लेकिन करंट इधर से इधर जा रहा था। तो वही कहता है कि धारा का प्रवाह, मतलब करंट का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो कहता है अब देखिए वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है, और ये पढ़ा हुआ ही है पहले कि धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तथा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या हो जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। अब हम लोग पढ़े थे मानक इलेक्ट्रोड विभाग को ई नॉट से सूचित किया जाता था। तो अब ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो ई नॉट बराबर हो जाएगा, या ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर, तो ई नॉट सेल क्या, स्टैंडर्ड विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ई नॉट सेल क्या होता है, अच्छा इसको रहने दीजिए, यही कहा मथा लगाएंगे, इसको रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए सर।
अब हम लोग देखेंगे सर सेल पोटेंशियल, सेल विभव, किसी सेल का क्या शक्ति है वह देखेंगे हम लोग सेल पोटेंशियल। कहता है सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। इसके पहले हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड की शक्ति। अब हम लोग सेल पोटेंशियल, सेल की शक्ति कि मतलब सारा परिपथ पूरा हो जाए तब यह बैटरी कितना काम कर सकता है, इसी को सेल पोटेंशियल कहते हैं। सेल का मतलब हो गया बैटरी, ठीक है, पोटेंशियल मतलब शक्ति, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का हिंदी क्या हो जाएगा, सेल विभव भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में, सेल तो सेल ही है, सेल विभव। तो सेल की शक्ति ही क्या कहलाता है सर, सेल विभव कहलाता है। तो सेल विभव क्या होगा, कहता है कि किसी गैल्वेनिक सेल के दोनों अर्ध सेल, किसी गैल्वेनिक सेल के दोनों अर्ध सेल, किसी गैल्वेनिक सेल के दोनों अर्ध सेल के विभवों, किसी गैल्वेनिक सेल के दोनों अर्ध सेल के विभवों के बीजगणितीय अंतर को, किसी गैल्वेनिक सेल के दोनों अर्ध सेल के विभवों के बीजगणितीय अंतर को क्या कहा जाता है, उसका सेल विभव कहा जाता है, उसका सेल विभव कहा जाता है, उसका सेल विभव कहा जाता है। अब देखिए यहां सेल विभव को ई सेल से सूचित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे ई सेल से सूचित किया जाता है, इसे ई सेल से सूचित किया जाता है। तब जब ये ई सेल से सूचित किया जाता है, कहता दोनों अर्ध सेल के विभवों का बीजगणितीय अंतर है, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। अब कहता है कि इसे विभव मापी द्वारा भी क्या किया जाता है, मापा जाता है। सेल पोटेंशियल को लिख देते हैं नीचे, इसे विभव मापी द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए फटाक से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या बोले कि किसी गैल्वेनिक सेल के दोनों अर्ध सेल के विभवों के बीजगणितीय अंतर को उसका सेल विभव कहा जाता है, इसे ई सेल द्वारा सूचित किया जाता है। ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कहता है इसे विभव मापी द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो
मोटिव फोर्स, याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका हिंदी हुआ सर विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है सर? कहता है कि यदि परिपथ पूरा हो जाए, मतलब दोनों अर्ध सेल को जोड़ दिए और इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहे, ठीक है, जब तक करंट नहीं डालेंगे तब तक इसमें यह बैटरी काम करना शुरू नहीं करेगा, ठीक है। तो कहता है कि हम डाले ही नहीं, सिर्फ परिपथ को पूरा कर दिए और छोड़ दिए, तब यही उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। कि जब शून्य विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जब जीरो विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तब वह उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह परिपथ में शून्य विद्युत धारा, या परिपथ में शून्य विद्युत धारा, ऐसे लिखिए, यदि परिपथ में शून्य विद्युत धारा प्रवाहित, यदि परिपथ में शून्य विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर, दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, मतलब विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो क्या बोले सर कि यदि परिपथ में शून्य विद्युत धारा प्रवाही हो रही हो तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर क्या कहलाएगा, सेल का EMF कहलाएगा। यहां सेल भी लिख सकते हैं, सेल ऐसे लिखिए, दो इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर सेल का EMF कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का EMF कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। देखते हैं स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल, ठीक है। कहता है कि किसी सेल का मानक विद्युत वाहक बल, किसी सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो कहता है कि जब गैल्वेनिक सेल में सभी अभिकारक तथा उत्पाद इकाई सांद्रता
इकाई सांद्रता मतलब 1 मोलर। इकाई सांद्रता का मतलब क्या हो गया, 1 मोलर में हो तो क्या होगा, सेल का ईएमएफ क्या कहलाएगा, सेल का ईएमएफ सेल का क्या कहलाएगा, मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब इसको जो लिखा जाता है सर, इसे ई नॉट सेल द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ई नॉट सेल द्वारा सूचित किया जाता है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो गया। ठीक है सर। अब जो है ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समाप्त हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या बोले कि यदि परिपथ में शून्य विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तब वह इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर सेल का ईएमएफ कहलाता है। और कहता स्टैंडर्ड कब होगा, तो कहता है कि जब उसका मोलर सांद्रण 1m हो जाए। यह तो कार्यक्रम होगा, इसके अलावे उसका मोलर सांद्रण 1 हो जाए, ठीक है, इकाई हो जाए, तब वह उसका क्या कहलाता है, मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हमेशा